Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 3rd of Geographical Thought. Geographical Thought में हमारी क्लास नंबर 3rd है। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट करा दी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ग्रीक जोग्राफर, रोमन जोग्राफर एंड डार्क एज के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने इससे आगे बढ़ते हुए डार्क एज से एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स और उनके साथ साथ अरब जोग्राफर्स को भी देखा। आज ही हमारी क्लास नंबर 3rd है। आज हम यहाँ पर डिस्कवरीज़ एंड एक्सप्लोरेशन से देखेंगे कि जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, ठीक है, इसमें जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है उनके सारे मार्को पोलो हों, मार्को पोलो चाहे फिर कोलंबस हों, इसके अलावा वास्को डी गामा हो या फिर मैगलन हो, फर्डिनेंड मैगलन या जेम्स कुक हों, ठीक है, ये सब देखेंगे डिटेल में। इनके साथ साथ कुछ फैक्ट भी देखेंगे एंड इसके बाद इसी क्लास में हम फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट भी देखेंगे कि कौन कौन से, वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, डार्विन, इन सब के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत जोग्राफिकल थॉट में नहीं आएगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास यहाँ हम डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, डार्क एज का टाइम पीरियड हमने बताया था, डार्क एज, ठीक है। यूरोप में क्या था, डार्क एज पीरियड था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले उनको ज़रूर देख लेना। डार्क एज 300 से लेकर 1200 एडी के आसपास तक ये टाइम पीरियड देखा गया। इस टाइम ना तो कोई डेवलपमेंट हुआ था यूरोप में, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक काम नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ये भी हमने बताया था कि चर्च की सुप्रीमेसी थी, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल था यूरोप में। इन कारणों की वजह से और जो चर्च से जो भी आवाज़ आती थी वो सभी को माननी होती थी। लोग साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए थे, ठीक है, ये सारी वजह थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इंडियन जो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स हमने बताए थे, ठीक है, एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स, इनका योगदान रहा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के साथ साथ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में। इनके बाद अरब जोग्राफर्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो इतना सब कंट्रीब्यूशन हमने देखा। तो इसके बाद अब यहाँ पर यूरोप में भी क्या है, एक तरह से पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हो गया था, जिसको क्या बोला गया, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। कभी कभी इसको एज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं। टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 1500 सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक ये टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। टाइम पीरियड से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। यूरोपियंस बिगेन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बाय सी। अब ये क्या है, समुद्री रास्ते से दुनिया को एक्सप्लोर करने लग गए थे। तो एक एक कर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे नॉर्समैन ने डिस्कवर्ड किया क्या, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ठीक है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड की खोज किसने की, नॉर्समैन ने, ठीक है। यूरोप में इसको पुनर्जागरण काल, रेनासा इन यूरोप बोला जाता है, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी वाले टाइम पीरियड को। इस टाइम ही प्रेस का इन्वेंशन हुआ। प्रेस मतलब जो छापते हैं न्यूज़पेपर, किताबें, उस टाइम, ठीक है, प्रेस का भी यहाँ पर इन्वेंशन हो गया था। कब, 1450s में। ये कुछ पॉइंट याद रखना। नॉर्समैन का नाम जरूर याद रखना है। नॉर्समैन ने डिस्कवरी किसकी की, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, नॉर्समैन, प्रिंस हेनरी, मार्टिन वोल्सीमुलर, पीटर एस्पियन, वास्को डी गामा, जेम्स कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोपरनिकस, मार्को पोलो, न्यूटन का क्या योगदान रहा, मैगलन का क्या योगदान रहा, मर्केटर, केपलर, गैलीलियो, ठीक है, इसके अलावा एडवर्ड राइट, इन सब का योगदान रहा है इस टाइम पीरियड में। 1507 की बात है। जर्मन कार्टोग्राफर मार्टिन वोल्सीमुलर ने एक मैप बनाया जिसमें उन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को प्रदर्शित
किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पहली बार मैप पर किसने प्रदर्शित किया था। ठीक है, क्लियरली इंडिकेटेड बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो वो नाम याद रखना, मार्टिन वोल्सीमुलर। द अरब एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेशन। अब जैसे हमने अरब एम्पायर के बारे में बताया था, वो डिसइंटीग्रेट करने लगा था। ठीक है, प्रिंस हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है, डिफीटेड द अरब्स, इन्होंने अरब्स को हराया। कहाँ पर? क्यूटा, मोरक्को। यहाँ पर हमने बताया था इबन बतूता का भी जन्म हुआ था, भूले तो नहीं है, इबन बतूता का जन्म भी हुआ था। ठीक है, एंड कैप्चर द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर किसका कब्जा हो गया था? प्रिंस हेनरी का। किसका? प्रिंस हेनरी का कब्जा हो गया था, अरब को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर अब एक्सप्लोरेशन का एज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रिंस हेनरी ने क्या किया? ही स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एट सरग्रेस नियर कैप सेंट विंसेंट, जो कि पुर्तगाल में है। अब देखिए, पुर्तगाल में इन्होंने क्या किया, एक जगह है केप सेंट विंसेंट, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंस्टीट्यूट बनाया, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। अब इन्होंने इस इंस्टीट्यूट में क्या किया, इनवाइट किए जोग्राफर्स, कार्टोग्राफर्स, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, सभी आइए, अपना ज्ञान दिखाइए। ठीक है, और यहाँ से शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर सभी को इनवाइटेड किया था इस इंस्टीट्यूट में। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका की खोज की, जिस न्यू वर्ल्ड भी पूछ सकते हैं, न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। खोज का मतलब ये नहीं है कि पहले एग्जिट नहीं करते थे, पहले एग्जिट करते थे, लेकिन मैप पर प्रदर्शित किया, बाकी सब दुनिया को भी बताया कि ये भी एक कंट्री है। ठीक है, 1520 में मैगलेन ने सरकमनेविगेट किया, किसको? दुनिया का चक्कर लगाया मैगलेन ने। 1768 से 1772 तक कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, आसपास के जो भी छोटी छोटी कंट्री हैं उन सब की। 1497 से 1529 कोपरनिकस का भी योगदान रहा, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। अब तक हम क्या है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ते आए थे। हेलियोसेंट्रिक में क्या बोला, सन सोलर सिस्टम के बीच में है एंड बाकी अदर प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्डर में चक्कर लगाते हैं। ये किसने बोला? कोपरनिकस ने। ठीक है, कहाँ के थे कोपरनिकस? पोलैंड के। 1618 में केपलर ने प्रूव्ड किया प्लेनेटरी मोशन वर इलिप्टिकल रेदर देन सर्कुलर। अब इसको प्रूफ किसने किया कि ये इलिप्टिकल हैं, जो ये प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, तो ये सर्कुलर ना होकर कैसे हैं? इलिप्टिकल हैं। तो ये प्रूव करने वाले कौन थे? केपलर थे। ठीक है, कौन थे? केपलर। 1680 में इन्होंने बताया। 1623 में गैलीलियो ने प्रेजेंटेड प्रूफ दैट कोपरनिकस वाज राइट अबाउट द हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। गैलीलियो ने इसको और प्रूफ कर दिया कि जो कोपरनिकस ने बात बोली है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया है कि सन बीच में है सोलर सिस्टम के और बाकी अदर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, तो इसको प्रूफ किया गैलीलियो ने। न्यूटन ने अपना लॉ दिया, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज किसने की? न्यूटन ने। पीटर एस्पियन ने हार्ट शेप मैप दिया। कैसा हार्ट शेप मैप? आगे चलकर वो दिखाएंगे, इस तरह से मैप था, हमने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, वहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट के हमने करा रखे हैं। तो ये हार्ट शेप मैप किसने बनाया? पीटर एस्पियन ने। मर्केटर प्रोजेक्शन 1569 में आया। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको रटना ही रटना है। ठीक है, अब इनको पीटर एस्पियन ने हार्ट शेप मैप बताया, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरह से फैक्ट ही आपको पढ़कर ही जाने हैं। ठीक है, 1599 एडवर्ड राइट प्रोड्यूस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स दैट मेड इट पॉसिबल फॉर अदर पीपल टू रिप्रोड्यूस मर्केटर प्रोजेक्शन। एडवर्ड राइट ने प्रोड्यूस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स एंड इन फ्रांस द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटलस वॉज निकोलस सैनसन डी एबेविले। ये नाम याद रखना है कि
एटलस किसने प्रोड्यूस किया फ्रांस में? निकोलस सैनसन ने, नाम याद रखना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। एक सवाल आपके लिए है, अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा अमेरिका, ठीक है। तो ये आपको बताना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। ये हमने एक तरह से बैकग्राउंड आपको बताया है, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब एक एक कर हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं मार्को पोलो के बारे में। इनका अगर जन्म की बात करें तो 1254 और डेथ हुई थी 1324 में। ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, मार्को पोलो से रिलेटेड। 1254 में जन्म हुआ एंड 1324 में इनकी डेथ हुई। ये पिक्चर है किसकी? मार्को पोलो की। पिक्चर भी आप दिमाग में बसा लीजिए जिससे कोई गलती आगे ना हो, ठीक है। ट्रैवलर 13th सेंचुरी के रहे। बुक इम्पोर्टेंट है, बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस किसकी है? मार्को पोलो की। एंड एक बुक है अल मिलियन या द मिलियन, ये दोनों बुक याद रखनी है। बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस किसके द्वारा लिखी गई? मार्को पोलो। और द मिलियन या I1 मिलियन ये या इल मिलियन, ठीक है। आप द मिलियन भी याद रखिए, जहाँ मिलियन आ जाए। बुक है किसकी? मार्को पोलो की, ठीक है। नॉन इन इंग्लिश एज द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये बुक दो रिलेटेड है, किससे? मार्को पोलो से रिलेटेड है, ठीक है जी। मार्को पोलो का रूट क्या रहा, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ एरो है इसको ध्यान से देखना है। ये मार्को पोलो का रूट रहा है। तो यहाँ विनाई से ये देखना, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, यहाँ जेरूसलम आए, ठीक है, जेरूसलम आए। फिर इसके अलावा इधर देखना, इधर भी गए हैं, यहाँ से ब्लैक सी की तरफ भी गए हैं, ठीक है, और ईरान की तरफ भी गए हैं। हॉर्मूज़, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, यहाँ भी। इसके बाद हिंदू कुश माउंटेन, पामीर, ठीक, और ये खोतान है, टकलामकान डेजर्ट है। यहाँ से होते हुए फिर आगे बढ़े, इधर बढ़े, रशिया की तरफ भी गए, चाइना भी गए। चाइना के साथ फिर इधर वापस की तरफ आए। दादू एक जगह है, बीजिंग, यहाँ पर गए। हांगझाऊ में, हांगझाऊ कहाँ है? चाइना में है। एंड गुआंगझाऊ, ठीक है, हांगझाऊ एंड गुआंगझाऊ, ठीक है। मलाया पेनिनसुला इन्होंने ट्रैवल किया, सुमात्रा। इसके अलावा इंडिया के दक्षिणी पॉइंट से होते हुए भी ये वापस गए। तो ये पूरा इनका रूट था, किसका? मार्को पोलो का। हालांकि एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह से आ सकता है कि ये कहाँ पर नहीं गए, कहाँ गए, चाइना भी गए, इस तरह से बना सकते हैं फैक्ट। तो आप बता सकते हो इस्तांबुल गए, ठीक है, ये जेरूसलम, ईरान, चाइना, ठीक, और नॉर्थ ईस्ट एशिया, मलाया पेनिनसुला, ये ध्यान रखना है। तो मार्को पोलो से रिलेटेड इनकी बुक का नाम जरूर याद रखना। फिर आते क्रिस्टोफर कोलंबस। 1451 इनका जन्म एंड 1506 में इनकी डेथ हुई। तो ये पिक्चर है किसकी? क्रिस्टोफर कोलंबस की। पिक्चर ध्यान में रखना है, ठीक है। इटालियन एक्सप्लोरर एंड नोन एज डिस्कवर ऑफ अमेरिका। तो इटालियन एक्सप्लोरर थे, लेकिन अब देखिए ये चाहते थे कि ये भी क्या करें और कुछ खोज करें। एक तरह से ये किसकी खोज के लिए निकले थे? इंडिया की खोज के लिए निकले थे, लेकिन गलती से किधर चले गए थे? इंडिया की तरफ न जाकर ये अमेरिका की तरफ चले गए थे। इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। इटालियन एक्सप्लोरर थे, खोज करना चाहते थे, लेकिन इनको हेल्प नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, हेल्प नहीं मिल पा रही। फाइनली इनको बाद में जाकर हेल्प कहाँ से मिली? स्पेनिश मोनाश फर्डिनेंड ऑफ अरेगन और इसाबेला ऑफ कैस्टिले, इनके द्वारा मैगलन, इनको जो मैगलन नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, इनको हेल्प मिली, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प। किसके द्वारा? स्पेनिश मोनाश फर्डिनेंड ऑफ अरेगन एंड इसाबेला ऑफ कैस्टिल, इनके द्वारा फाइनेंशियल हेल्प मिली। 3 अगस्त 1492 कोलंबस और इनका पूरा टीम क्रू सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन 3 शिप्स, 3 शिप के साथ निकल पड़े। शिप के नाम भी याद रख लेना है,
पीजीटी वगैरह में पूछ ले, पिंटा, नीना और सेंटा मैरिया। कोलंबस के 3 शिप थे, कौन कौन से? पिंटा, नीना, सेंटा मारिया। सेंटा मारिया बड़ा था और ये 2 छोटे छोटे शिप थे। डिस्कवरी इन्होंने किसकी की? सैन सेल्वाडोर, क्यूबा, हैती, क्यूमाना पोर्ट एंड ग्वाडेलोप। 20 साल बाद। अब देखिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। कभी कभी तो इनका खाना ख़त्म, खाने पर फंगस, फफूंदी, ठीक है, चूहे, एक तरह से चूहे खा जाते थे इनका खाना जो शिप में गए थे, मतलब सड़ा बेकार खाना, बीमारियां हो गई, काफ़ी इनके लोग क्रू मेंबर मर भी गए थे। तो इस स्ट्रगल के बाद 20 साल बाद उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, आई डोंट ओन अ रूफ इन स्पेन। ठीक है, इतना सब करने के बाद भी उनके पास स्पेन में खुद की एक छत नहीं थी। बाकी 1506 में वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका कैसा रहा सफ़र। यहाँ पर स्पेन से स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, स्पेन से स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखना, जो ब्लू कलर में इनका फर्स्ट वॉयज है, ठीक है, सेकंड वॉयज रेड में है, थर्ड ग्रीन में है एंड फोर्थ ये हल्का येलो में है। ठीक है, तो पहला देखते ब्लू में, ये यहाँ से निकले स्पेन से पुर्तगाल की तरफ, पुर्तगाल के लिस्बन से फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए एजोर आइलैंड नहीं टकराए, तो आगे बढ़ते सॉरी ये वापस लौटने का रूट है, यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकलते हुए ये एरो है, इसको फॉलो करना। तो फाइनली इंडिया के लिए निकले थे, निकले तो इंडिया के लिए थे। अब इनको महीनों तक तो कुछ मिला ही नहीं, इनका शिप कहीं टकराया ही नहीं, कोई ज़मीन ही नहीं दिखाई दे रही, अटलांटिक ओशियन में ही घूम रहे थे। तो फाइनली ये क्यूबा के एक तट पर जाकर टकराते हैं। फिर वहाँ से बैक होते हैं, यहाँ पर सेंटो डोमिनिगो है, यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से वापस हो जाते हैं, वापस होकर पुर्तगाल के लिस्बन में यहाँ से स्पेन चले जाते हैं। तो ये पहला रूट था इनका, ये पहला रूट था। ठीक है, पहले रूट में इन्होंने किसकी खोज की? यहाँ लिखे देते हैं, पहले में क्यूबा एंड सेंटो डोमिंगो। ठीक है, सेंटो डोमिंगो, मेनली क्यूबा याद रखना, फर्स्ट टाइम में क्यूबा। फिर सेकंड बात करें, रेड कलर से एरो को फॉलो करना है, यहाँ से निकले, ये एरो है। ठीक है, ग्वाडेलोप होते हुए ग्वाडेलोप, फिर यहाँ जमाइका क्यूबा के और पार्ट में होते हुए फिर ये यहाँ से घूम फिर कर वापस हो गए। ठीक है, दूसरे में जमाइका लिख लेना है, जमाइका। ठीक है, ग्वाडेलोप, ठीक है, ये सेकंड में। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड की ग्रीन को फॉलो करना है, यहाँ से गए। ठीक है, यहाँ क्यूमाना पोर्ट कहाँ? वेनेजुएला में है, और क्यूमाना पोर्ट से होते हुए फिर यहीं से घूम गए। ठीक है, तो वापस फिर से यहीं हो गए। तो तीसरे में क्या है? क्यूमाना पोर्ट है, क्यूमाना पोर्ट। एंड फोर्थ में फिर फोर्थ को फॉलो करना है, यहाँ पर घूमते हुए ये सेंट्रल अमेरिका की जितनी कंट्री हैं ये इनके फोर्थ वॉयज में इन्होंने सर्च की थी, एक तरह से डिस्कवरी की थी। तो ये था किसका सफ़र? क्रिस्टोफर कोलंबस का। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की खोज की। ठीक है, अमेरिका की खोज। अब अमेरिका सिर्फ यूएस से नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कि ये पूछें हम कि अमेरिका की खोज किसने की, तो लोग बोलेंगे कोलंबस ने, लेकिन उनके दिमाग में यूएस से ही चलता रहता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों को मिलाकर ही अमेरिका बनता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अमेरिका, यूएसए को अमेरिका से कंफ्यूज मत करना। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है। यूएसए एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आती है। तो अमेरिका की खोज में ये वाला पार्ट ही किया था इन्होंने। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर ये कभी गए नहीं थे। कौन? कोलंबस। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में जियो या गलत फहमी में जियो कि अमेरिका की खोज यूएस से मान कर चले जाओ, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा,
इनका जन्म 1460 में हुआ एंड 1524 में इनकी डेथ हो गई। ये वास्को डी गामा की तस्वीर है, ठीक है। अंडर द कमांड ऑफ वास्को डी गामा अ फ्लीट ऑफ 4 स्मॉल शिप, ये 4 जहाज लेकर निकले, सेल्ड फॉर इंडिया इन 1497। अब बाकी अदर कंट्रीज़ के जा रहे थे सब, तो पुर्तगीज़ को भी लगा कि हम क्यों पीछे रहें, तो पुर्तगीज़ की तरफ से वास्को डी गामा इंडिया की खोज के लिए निकले। वास्को डी गामा राउंडेड द केप ऑफ गुड होप एंड सेल्ड नॉर्थ टू द जाम्बेजी रिवर। पहले आपको इनका वॉयस दिखा देते। अब ये निकले थे पुर्तगाल से निकले, यहाँ से होते हुए ये सेंट हेलेना। महीनों बीत गए, इनको कोई जगह ही दिखाई नहीं दी। महीनों बीत जाने के बाद एक बार इन्होंने ऐसा मन बना लिया था कि वापस ही चलते हैं, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अटलांटिक में घूमते घूमते परेशान हो गए थे। फाइनली इनका शिप कहाँ, अब इनको बीच में ट्रैवलर भी मिले थे, वो अभी बताएंगे कहाँ मिले थे। फाइनली इनका यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पर टकराया था। यहाँ पर आकर केप ऑफ गुड होप पर इनका शिप टकराया। यहाँ से फिर ये आगे की तरफ बढ़े, तो यहाँ इन्हें अरब ट्रेडर्स मिले, ठीक है, उनसे बातचीत की, फिर आगे बढ़े। फाइनली ये इंडिया के मालाबार तट पर जाकर इनका शिप पहुंचा। वहाँ जैमोरिन ने इनका स्वागत किया। केप ऑफ गुड होप एंड सेल्ड नॉर्थ टू द जाम्बेजी रिवर। हेयर दे स्पेंड अ मंथ गुजारने के बाद फिर ये निकले, और यहीं पर ही इन्होंने क्या है स्कर्वी डिजीज़ देखी। इट वॉज एट दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी द डिजीज़ ऑफ स्कर्वी ब्रोक आउट। पहली बार स्कर्वी देखी इन्होंने, बीमारी है ये, ठीक है। एट मोजेम्बिक दे फाउंड 4 शिप ऑफ अरब ट्रेडर्स, ठीक है। मोजेम्बिक के आसपास 4 शिप देखे अरब ट्रेडर्स के। वास्को डी गामा मेट द किंग ऑफ कालीकट ऑन 28 मई 1498 और सेकंड वॉयज फिर वापस हो गए। देखिए इतना मसाला माल ढोकर ले गए थे, जो ये भारत से मान लीजिए 1 रुपये में लिया तो वहाँ 10-12 गुना ज़्यादा दामों पर बेच रहे थे, तो अमीर हो गए थे। फिर दोबारा से फिर आए भारत। कब आए? 1502 से 1503, और फिर भारत में फिर आए दोबारा, तीसरी बार भी आए। कोच्चिन में इनकी डेथ हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को। तो ये था सफ़र किसका? वास्को डी गामा का। फर्डिनेंड मैगलन की बात करें, ये तस्वीर है फर्डिनेंड मैगलन की। 1480 में इनका जन्म हुआ एंड 1521 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? सैब्रोसा पुर्तगाल में 1480 में, ये ध्यान रखना है। 1514 में ही रेनाउंड हिज सिटीजनशिप एंड ऑफर्ड हिज सर्विस टू द एम्परर चार्ल्स V ऑफ स्पेन। अब देखिए, थे तो ये पुर्तगीज, जन्म तो पुर्तगाल में हुआ, लेकिन इन्होंने अपने देश की सदस्यता त्याग दी, और फिर ये क्या है, इन्होंने ग्रहण कर ली नागरिकता कहाँ की? स्पेन की। और किसके लिए काम करने लगे? चार्ल्स V, जो कि स्पेन के थे, उनके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है फर्डिनेंड मैगलन के बारे में। एग्जाम में आए कि फर्डिनेंड मैगलन का जन्म कहाँ हुआ, तो पुर्तगाल। पूछा जाए कि फर्डिनेंड मैगलन ने किस देश के निवासी थे, तो बाद में वो स्पेन के बन गए थे। 1519 में दे कैप्चर्ड द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील की तरफ गए। 1520 पहले आपको पिक्चर ही दिखा देते हैं। यूरोप से निकले, एरो को फॉलो करना है। मैगलन एंड डेलकानो 1519 से 22, ये लाल एरो देखना है, रेड, यहाँ से निकले। तो ये पहले साउथ अमेरिका से होते हुए फिर इधर की तरफ निकले, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है? गोल है, मीन्स एक तरह से जियोइड शेप में है। तो मैप में जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, मैप में अगर आपको लग रहा है नॉर्थ अमेरिका और इधर जापान में बहुत दूरी है, दूरी नहीं है। आपको इसको एक तरह से ऐसे देखना है, नॉर्थ अमेरिका ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है इनके बीच में। तो यहाँ से निकलते हुए ये रहा, इधर की तरफ आए, और मैगलन को फिलीपींस के पास मार दिया गया था। मैगलन को यहाँ मार दिया गया था फिलीपींस के पास, ठीक है।
अब देख लेते हैं 1519 दे कैप्चर्ड द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। इसके बाद 1520 में ही डिस्कवर्ड द ईस्टर्न एंट्रेंस टू द लॉन्ग स्ट्रेट नाउ बियरिंग इज ने मैगलन स्ट्रेट रख दिया है इस स्ट्रेट का नाम, एंड सेल्ड इनटू द पैसिफिक ओशियन। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट है, ठीक है, जलधारा जलडमरू मध्य है स्ट्रेट है, इसका नाम स्ट्रेट ऑफ मैगलन इन्हीं के नाम पर रखा गया, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक है, ये नाम याद रखना। तो यहाँ से फिर ये आगे बढ़ गए थे। दे फाउंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड नोन एज फिलीपींस। फिलीपींस की एक तरह से इन्हें फिलीपींस मिला, पूरा आइलैंड था। द विक्टोरिया, विक्टोरिया का मतलब शिप, इनका जहाज था, विक्टोरिया इनके जहाज का नाम था, ध्यान रखना है। विद 18 मैन अंडर द कमांड ऑफ जुआन सेबेस्टियन डेल कानो। अब ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आपसे सवाल कि मैगलन की डेथ के बाद इनका जो पूरा सरकमनेविगेट किसने किया, ठीक है, मैगलन की डेथ फिलीपींस में हो गई, मार दिया गया इनको, तो उस पूरे सफ़र को पूरा किसने किया, जुआन सेबेस्टियन डेल कानो ने। कंप्लीटेड द circumnavigate of the globe and return to Seville in 1922। मैगलन के एक्सपीडिशन से क्या पता लगा, प्रूव डेट द अर्थ ग्लोब इज राउंड, ग्लोब कैसा है, राउंड है, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत, मैगलन के बारे में, इनकी डेथ हो गई थी कहाँ, फिलीपींस में, इनको मार दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं जेम्स कुक। जेम्स कुक की बात करें, जन्म 1728, डेथ 1799 में हुई थी जेम्स कुक की। इंग्लिश नेवल ऑफिसर थे, इंग्लिश नेवल ऑफिसर, ठीक है। बिफोर कुक, कुक से पहले भी डैम्पियर, कारपेंटर, टोरस, तस्मान टच डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अलग अलग पार्ट को टच कर लिया था। ही जॉइंड द नेवी, इन्होंने ज्वाइन की नेवी 1755 में, एंड फ्रॉम 1759 to 1767 was engaged in surveying the St. Lawrence River and coast of Labrador and Newfoundland, ठीक है। एक तरह से इन्होंने यहाँ पर क्या है, सर्वे किया था, किसका, सेंट लॉरेंस रिवर का, और जो लेब्राडोर का कोस्ट है उसका। देखिए मैप में देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ये किसका वोएज है, ये जेम्स कुक का वोएज है, इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकलने के बाद फिर आगे बढ़े इधर की तरफ से, फिर यहाँ पर आए तस्मानिया, इनकी ज़्यादातर खोज यहाँ पर ही रही, तस्मानिया वगैरह, ठीक है। इससे कुक आइलैंड, ताहिती, ठीक है, यहाँ पर फिर आगे बढ़े इधर नॉर्थ अमेरिका के पार्ट, फिर यहाँ से घूम फिरते वापस आ गए थे, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इनके बारे में। In 1768 he appointed to command Endeavour with 70 men to observe the transit of planet Venus near Tahiti। अब आपको से पूछें ट्रांजिट क्या होता है, ये हमने बताया भी है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब क्या होता है, एक तरह से परछाई आ जाना, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, ये सन है, ठीक है, और ये मून है, और ये अर्थ है। तो जो सन का प्रकाश है वो ढक जाता है मून की वजह से थोड़े समय के लिए, पृथ्वी के किसी एक पार्ट पर छाया जाती, उसी को सूर्य ग्रहण फिर बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मून आ गया बीच, मून की जगह मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, बीच में मरकरी आ गए, छोटा सा ग्रह, या वीनस आ गया, वीनस आ गया, तो ये मरकरी हल्का धब्बा सा बना देती, छाया आती है धब्बा सा बना देती, पूरी तरह से ग्रहण नहीं लगाती, तो उसको ट्रांजिट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट वीनस नियर ताहिती एंड टू कंडक्ट जियोग्राफिकल रिसर्च इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया था एज अ कमांडर 17 आदमियों के साथ, ठीक है। किसके लिए सर्वे करना था, किसका ऑब्जर्व करना था, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट वीनस। हैविंग सर्कमनेविगेट द होल ऑफ न्यूजीलैंड ही ओपाइंड दैट तस्मान हैड रॉन्गली एज्यूम्ड न्यूजीलैंड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेट सदर्न लैंड टेरा इनकोग्निटा, जिसको टेरा इनकोग्निटा बोला गया था पहले,
अब देखिए यहाँ पर भी इंसान रहते थे, ठीक है। इन्होंने सरकमनेविगेट किया न्यूजीलैंड को, और इन्होंने क्या देखा, तस्मान को किसका पार्ट मान लिया जाता है। तस्मान हैड रॉन्गली एज्यूम्ड न्यूजीलैंड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेट सदर्न लैंड, ठीक है। तस्मान को न्यूजीलैंड का पार्ट मान लिया जाता है, जो कि गलत है। दे स्पेंड 6 months अराउंड न्यूजीलैंड एंड रीच द न्यू होलैंड, ठीक है। तो 6 महीने गुजारे न्यूजीलैंड में, फिर पहुंच जाते हैं न्यू होलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 1768 में हिज शिप हिट अगेंस्ट द ग्रेट कोरल बैरियर रीफ, इम्पोर्टेंट है। ग्रेट कोरल बैरियर रीफ ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया के, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, ये ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड है वेस्ट साइड है, तो सिंपली ईस्ट साइड है। कैप्टन कुक्स न्यू एक्सपीडिशन फ्रॉम 1772 से 1775 वॉज अंडरटेकन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ अ पॉसिबल। अब इन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ भी मूव किया। कुक ने डिस्कवर्ड किया न्यू जॉर्जिया, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया एंड लॉयल्टी आइलैंड। डिस्कवर्ड किया हवाई आइलैंड भी, और हवाई आइलैंड के पास भी ही वॉज किल्ड बाय नेटिव्स वाइल रिटर्निंग टू हवाई। अब देखिए तभी तो इनका सफ़र यहीं ख़त्म दिखाया जा रहा है, हवाई आइलैंड के पास इनको मार दिया गया था, ठीक है जी। किसको? कैप्टन कुक को। कुछ फैक्ट हैं। कोलंबस के शिप्स का नाम पिंटानीना और सेंटा मैरिया बताया था। मैगलेन के शिप का नाम विक्टोरिया था। मैगलेन स्ट्रेट आई थी, मैगलेन स्ट्रेट बताया था, यहाँ पर थी, तो ये मैगलेन स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर ये मैगलेन स्ट्रेट है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये था किसके बारे में, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी जो जितने भी हमने यहाँ पर जोग्राफर बताए हैं डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन में कोई दिक्कत हो कमेंट अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब क्या, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट। इसमें हम वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर और डार्विन इनको एक एक कर कर देखते हैं। वारेनियस की अगर बात करें तो वारेनियस का जन्म 1622 में हुआ और इनकी डेथ 1650 में हुई। टोटल इनका कितना साल जिए, 28 साल जिए। इन 28 साल में इन्होंने काफ़ी वर्क किया है ज्योग्राफी में, वो एक एक कर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पिक्चर ये वारेनियस की ध्यान रखना है, बर्नहार्ड वारेनियस, ठीक है जी। इनका जन्म कहाँ हुआ, हैम्बर्ग जर्मनी में, ठीक है। ये भी याद रखना है, पूछ लिया जा रहा है आजकल, कहाँ जन्म हुआ, हैम्बर्ग जर्मनी में। बुक का नाम डेस्क्रिप्शन रैगने लैपोनिया एट सियाम, कब, 1649 में लिखी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सियाम किसका पुराना नाम था, थाईलैंड का, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन किया इन्होंने नॉर्थ जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं उनका, एंड जापान का, ठीक है, जापान, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इनके बारे में ये बुक लिखी थी, डिस्क्रिप्शन रैगने लैपोनिया एट सियाम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया और जापान। वारेनियस पब्लिश्ड हिज बुक जोग्राफिया जनरलिसिस इन 1650, इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जोग्राफिया जनरलिसिस पूछा गया क्वेश्चन है बार बार, जोग्राफिया जनरलिसिस, ठीक है, कब, इन 1650, 1650 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। बुक का नाम याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट जोग्राफर टू डिवाइड जोग्राफी इनटू जनरल और यूनिवर्सल जोग्राफी। अब देखिए इन्होंने जनरल जोग्राफी और स्पेशल या पर्टिकुलर जोग्राफी को डिवाइड करने की कोशिश की थी। एक तरह से कोशिश नहीं, ये बोल सकते हो कि इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। क्या रखी थी, फाउंडेशन, नींव रखी थी, ठीक है। इन्होंने नींव रखी थी जनरल जोग्राफी को और पर्टिकुलर या स्पेशल जोग्राफी को अलग अलग पढ़ने के लिए, ठीक है जी। ये ध्यान रखना है, इन्होंने नींव रखी थी। जर्मन जोग्राफर्स ने बाद में चेंज कर दिया था, जो जनरल और यूनिवर्सल है।
जनरल को क्या बोल दिया, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, एंड स्पेशल को बोल दिया रीजनल ज्योग्राफी। ये भी ध्यान रखना है, 3 नाम याद रखना है। जनरल को आप क्या बोल सकते हो, जनरल ज्योग्राफी और यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ठीक है जी, यूनिवर्सल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी ध्यान रखना है, ठीक जी। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर ज्योग्राफी की देखें तो पर्टिकुलर को स्पेशल ज्योग्राफी और पर्टिकुलर ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी, पर्टिकुलर और रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है जी, तो ध्यान रखना है रीजनल, ठीक। Varenius was the first geographer who laid the foundation of the dichotomy of systematic और regional geography। ये हमने बता दिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो जो हम इम्पोर्टेंट लिखे वो ज़रूर आपको पढ़ना है। एक तो बुक का नाम ज्योग्राफी है, जनरलिसिस, एंड इन्होंने क्या रखी, फाउंडेशन रखी सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी की, डायकोटोमी की। ही एम्फेसाइज द पॉइंट दैट जनरल ज्योग्राफी डिपेंड्स ऑन रीजनल ज्योग्राफी एंड रीजनल ऑन जनरल। मीन्स एक तरह से इन्होंने बोला कि ये इंटर डिपेंडेंट है। जो जनरल ज्योग्राफी और पर्टिकुलर ज्योग्राफी है या जनरल और रीजनल ज्योग्राफी है, एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप इनको अलग कर कर एक तरह से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इन्होंने हालांकि फाउंडेशन रखी थी लेकिन अलग नहीं किया था, ये बात भी ध्यान रखनी है। इन एस्ट्रोनॉमी ही वॉज इन एग्रीमेंट विद कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो से ये क्या है, एग्री किए थे। कोपरनिकस ने क्या बोला था, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। फिर केपलर ने उसको प्रूफ किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ना होकर एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी। तो इनसे ये एग्री थे, कौन, वारेनियस। He was also the first scholar who advocated that the highest temperature are not recorded in the equatorial belt। अब ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ये बोला कि हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटोरियल बेल्ट पर यहाँ नहीं होकर, ठीक है, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है 0 और उसके आसपास, ठीक है, यहाँ ना होकर, ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा, ट्रॉपिक्स पर। कहाँ होगा, ट्रॉपिक्स पर। ये बात किसने बोली, ये बोली वारेनियस साहब ने, वारेनियस ने, ठीक है, बर्नहार्ड वारेनियस ने, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्कॉलर हु एडवोकेटेड दैट द हाईएस्ट टेम्परेचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द इक्वेटोरियल बेल्ट बट अलोंग द ट्रॉपिक्स इन द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हॉट डेजर्ट यहीं पाए जाते हैं ट्रॉपिक्स में, ठीक है, ये भी, और मोस्टली वेस्टर्न मार्जिन पर कॉन्टिनेंट के, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रीज़न है इसके पीछे, कमेंट में आप बताना है। बाकी जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे वहाँ तो ज़रूर ही डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रीज़न रहता है, ठीक। द कल्चरल लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू हिम इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, देयर अपीयरेंसेस, आर्ट्स, कॉमर्स, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, सिटीज एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप भी बात की, कल्चरल लैंडस्केप की बात की, उसमें क्या बताया, डिस्क्रिप्शन दिया किसका, इनहेबिटेंट, जो लोग रहते हैं उनका अपीयरेंस, आर्ट्स, कल्चर, कॉमर्स, लैंग्वेज, रिलीजन, सिटीज़, गवर्नमेंट, सबकी इन्होंने बात की थी। उसी को कल्चरल लैंडस्केप बोला, किसने, वारेनियस। तो वारेनियस के बारे में ध्यान रखना। इनकी बुक का नाम, जन्म कहाँ हुआ, हैम्बर्ग जर्मनी में, नींव किस चीज़ की रखी, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में। अब देखते हैं हम इमैनुअल कांट के बारे में। इमैनुअल कांट की अगर बात करें 1724 में जन्म हुआ, 1804 में इनकी डेथ हो गई। ये पिक्चर किसकी है, इमैनुअल कांट की है, ध्यान रखना है। कांट वॉज बोर्न इन ईस्ट पर्सिया, ठीक है, उस टाइम रशिया का पार्ट था ईस्ट प्रोसिया, ठीक है, पर्सिया या प्रोसिया बोल सकते हो इसको, ठीक है। वैसे पर्सिया अलग है, पर्सिया तो एशिया में है, तो आप इसे प्रोसिया ही बोलोगे, ईस्ट प्रोसिया, ठीक है, रशिया का पार्ट था। इन हिज एंटायर लाइफ ही नेवर ट्रेवल्ड मोर देन 10 माइल्स, ठीक है, 16 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया इन्होंने, कोनिग्सबर्ग में ही रहे, ठीक है जी। कोनिग्सबर्ग, जगहों के नाम इसलिए याद रखने हैं,
क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। HPSC में रेड जेल से रिलेटेड पूछ लिया था कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर। तो ध्यान रखना है कोनिग्सबर्ग इससे रिलेटेड कौन है, इमैनुअल कांट। ही फ्रीड ज्योग्राफी फ्रॉम हिज टाइट बॉन्ड विद थियोलॉजी। एक तरह से इन्होंने साइंटिफिक बातें की, ठीक है, साइंटिफिक बातें की। जो ज्योग्राफी थी किससे बंधी हुई थी, एक तरह से डिवाइन पावर से। मीन्स कोई भी चीज़ हो रही है ये डिवाइन पावर है, जैसे बिजली कड़कना, इसको डिवाइन पावर बोल दिया कि भगवान की मर्जी या अलग अलग गॉड हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के। तो डिवाइन पावर से ना होकर इन्होंने साइंटिफिक की तरफ मूव किया और साइंटिफिकली चीज़ों को बताया। इनकी PhD का थीसिस क्या था, डी इग्ने यानी फायर, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क पहला था जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, 1755 में लिखी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ठीक है। इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस भी दी। गैसियस हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, इमैनुअल कांट के द्वारा, गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या बताया, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है ये किससे मिलकर बना है, गैस से, ठीक है। तो ये गैसियस हाइपोथेसिस किसने की, और किसने दी, इमैनुअल कांट ने। सेकंड क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये भी इमैनुअल कांट। एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये भी रिलेटेड है इमैनुअल कांट से। तीनों ध्यान रखना है, ठीक है जी, तीनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्क है इमैनुअल कांट के, ठीक। His essay on anthropology from pragmatic point of view contains many geographical accounts of the races and ethnic groups of the world, ठीक है। उनका एक एस्से था एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एस्से का टाइटल देकर पूछ लेंगे कि किसके द्वारा ये लिखा गया है, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इमैनुअल कांट के द्वारा। किसके द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा। फिर से बताते हैं, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इमैनुअल कांट। इसमें इन्होंने रेसिस और इथनिक ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है जी। ही वॉज अ थियोटिकल जोग्राफर, ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना, थियोटिकल जोग्राफर थे। स्टडी ऑफ फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ स्पेस इज जोग्राफी एंड इन टाइम इज हिस्ट्री। मीन्स देखिए, जो स्पेस की स्टडी होती है जहाँ, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। एंड जहाँ टाइम की स्टडी हो, जहाँ टाइम की स्टडी हो, उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ठीक, ये ध्यान रखना है। स्पेस की स्टडी ज्योग्राफी एंड जहाँ टाइम की स्टडी हो, हिस्ट्री। कांट यूज्ड वर्ड कोरियोग्राफिक मीनिंग डेस्क्रिप्शन टू डेस्क्राइब आर्ट, ठीक है। इन्होंने कोरियोग्राफिक नहीं, वो डांस से रिलेटेड होता है। कोरियोग्राफिक वर्ड किसने, कांट ने यूज़ किया। कोरियोग्राफिक का मतलब है डेस्क्रिप्टिव, टू डेस्क्राइब अर्थ, ध्यान रखना है, ठीक है जी। हैटनर चेंज कोरियोग्राफिक, अब देखिए बाद में जो एक कोरियोग्राफिक वर्ड था ये किसके द्वारा चेंज किया गया, हैटनर के द्वारा। हैटनर ने कोरियोग्राफिक को क्या बोला, कोरोलॉजिक बोला, विच रेफर्स टू एक्सप्लेनेशन रेदर देन डेस्क्रिप्शन, ठीक है। कोरोलॉजी एक तरह से साइंस है, ठीक है, जिसमें किसी एरिया की स्टडी की जाती है। ये बात हैटनर ने बताई थी कि यह डेस्क्रिप्शन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर फोकस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इज एनकुंडिंगुंग, ठीक है, नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर है, बाकी ध्यान रखना, एनकुंडिंगुंग, ठीक है, कांट के द्वारा। कांट का इंपॉर्टेंट वर्क है। द अर्थ कैन बी स्टडीड एंड इंटरप्रेटेड इन 5 डिफरेंट वे एंड ओपस पोस्टुमम, ये कांट की है, इनकी डेथ के बाद ये क्या है, पब्लिश हुई थी। ये था इमैनुअल कांट के बारे में। कुछ दिक्कत यहाँ पर इमैनुअल कांट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक जी। अब आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत सवाल आते हैं हम्बोल्ट से, ठीक है। जन्म 1759, डेथ 1859 में। ये पिक्चर है किसकी, हम्बोल्ट की, ध्यान रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट,
कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले। जर्मन जोग्राफर, जन्म प्रूसिया में हुआ, स्टडीड एट फ्रैंकफर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्रैंकफर्ट में इनकी स्टडी हुई। फ्रैंकफर्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में इनकी स्टडी हुई, ध्यान रखना है। टॉट बाय ए.जी. वर्नर, गुरु का नाम क्या है इनके? ए.जी. वर्नर, ए.जी. वर्नर, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, फेमस जियोलॉजिस्ट थे ए.जी. वर्नर, नाम याद रखना है। किन के गुरु हैं? हम्बोल्ट के गुरु हैं, ठीक है, हम्बोल्ट के गुरु, ठीक है, ध्यान रखना है। हम्बोल्ट लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ प्लांट ज्योग्राफी की, ये इम्पोर्टेंट है, प्लांट ज्योग्राफी की फाउंडेशन किसके द्वारा रखी गई? इमैनुअल नहीं, हम्बोल्ट के द्वारा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। ही परफॉर्म्ड ऑल जर्नीज विद टेलीस्कोप। अब देखिए जितनी भी इन्होंने जर्नी की, जितनी कंट्री गए, अपने साथ वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ले जाते थे। क्या ले जाते थे? इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर विश्वास रखते थे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफर भी बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, जो कांट थे ये अपनी जगह से ज़्यादा नहीं हिले, 10 माइल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम्बोल्ट ने घूम घूम कर स्टडी की, ठीक है। ही परफॉर्म्ड ऑल जर्नीज विद टेलीस्कोप, सेक्सटेंट, साइनोमीटर एंड बैरोमीटर। साइनोमीटर मतलब जो मेज़र करता है स्काई की ब्लूनेस, तो वो होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट लेकर हम्बोल्ट चलते थे। ही वॉज द फर्स्ट टू मेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द स्पेनिश मसेटा। मसेटा का मतलब एक तरह से प्लेट्यू है, ठीक है, स्पेनिश मसेटा, मसेटा का मतलब प्लेट्यू। इसकी एग्जैक्ट जो एलिवेशन है उसको मेज़र किसने किया एक्यूरेटली? वो हम्बोल्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। मसेटा से पूछा जाता है कि मसेटा क्या है, तो ध्यान रखना है, प्लेट्यू को बोलते हैं। हम्बोल्ट एंड बोम्प्लेंड रीच्ड क्यूमाना पोर्ट इन वेनेजुएला। अब क्यूमाना पोर्ट हमने आपको दिखाया था जब आपको कौन पढ़ाए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस पढ़ाए थे। कोलंबस की जो एक्सप्लोरेशन था उसमें हमने दिखाया था क्यूमाना पोर्ट वेनेजुएला में है, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी। दे वेंट टू काराकस एंड एक्सप्लोर द वेलेंकिया लेक, ठीक है। इन्होंने अभी तक रुख किसकी तरफ किया है? साउथ अमेरिका की तरफ रुख किया हुआ है। वहाँ पहले क्यूमाना पोर्ट गए वेनेजुएला में, ठीक है, फिर काराकस गए, वहाँ पर इन्होंने वेलेंकिया लेक को एक्सप्लोर किया, ठीक जी, ध्यान रखना है। ही स्टैब्लिश्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेस्ट और रेनफॉल के बारे में इन्होंने क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताई कि जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी, और भैया जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक तरह से इन्होंने क्या बताया, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताई फॉरेस्ट और रेनफॉल के बीच में। जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा वहाँ रेनफॉल ज़्यादा, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा। किसने बोला? हम्बोल्ट ने। इन 1800 में हम्बोल्ट एक्सप्लोर्ड ओरिनिको रिवर, किसके द्वारा एक्सप्लोर की गई? हम्बोल्ट। वेलेंकिया लेक, हम्बोल्ट। क्यूमाना पोर्ट, हालांकि यहाँ पर पहले क्रिस्टोफर कोलंबस भी गए थे, ध्यान रखना है ये भी। एंड इस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ हिज कनेक्शन विद अमेजोन, ओरिनिको रिवर का कनेक्शन अमेजोन से कैसा है ये एक्सप्लोर हम्बोल्ट ने ही किया। वहाँ पर इन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी पढ़ी, जो क्यूबा के लोग हैं। क्यूबा कंट्री पहुँचे, वेनेजुएला के बाद क्यूबा की तरफ रुक। क्यूबा के अलावा कोलंबिया, एंडीज माउंटेन, इक्वाडोर, पेरू, मीन्स साउथ अमेरिका की काफ़ी कंट्रीज़ में घूमे, ठीक है। ही एग्जामाइंड द न्यूमरस वोल्केनोज ऑफ इक्वाडोर, इक्वाडोर में जितनी भी जो वोल्केनो है वहाँ वो इन्होंने क्या है, एग्जामाइन, उनकी स्टडी की। ही क्लाइम्ड माउंट चिम्बारोजो पीक, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। ये माउंट चिम्बारोजो पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी, उस टाइम पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उस टाइम पर चढ़ना एक तरह से अपने आप में काबिल तारीफ़ है।
ये काम किसने किया? हम्बोल्ट ने किया था। ही ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्टीट्यूड। अब देखिए ये कोई ऊंचाई है, ऊंचाई है। अब इंसान प्लेन में रहने वाला है, मानव प्लेन में रहने वाला है, ये मानव है। अब मान लीजिए ऊपर चढ़ गया ये, तो इसे क्या है, एक तरह से यहाँ पर डिजीनेस हो जाएगी, ठीक है, और प्रेशर कम रहेगा। यहाँ तो प्रेशर मान लीजिए ठीक ठाक है, एयर प्रेशर ठीक है, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, नाक कान से खून भी निकल सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर डाउन हुआ, स्थिति खराब हो जाती है ऊपर चढ़ने पर। ही ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ह्यूमन बॉडी। इन्होंने क्या है, जो ऊंचाई का इन्फ्लुएंस है ह्यूमन बॉडी पर कैसे पड़ता है ये भी ऑब्जर्व किया, एंड एक्सप्लेन्ड द डिजीनेस एज रिजल्टिंग फ्रॉम लो एयर प्रेशर की वजह से जो डिजीनेस होती है वो इन्होंने क्या है, हम्बोल्ट ने इसकी स्टडी की, ऑब्जर्व किया। कोल्ड करंट जो कि पेरू के तट पर, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका पेरू है, पेरू के तट पर, ठीक है, पेरू के तट पर जो करंट है उसका नाम हम्बोल्ट करंट इन्हीं के नाम पर पड़ा, इन्हीं के नाम पर पड़ा है हम्बोल्ट करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। कैसा करंट है? पेरू करंट के बारे में पूछा जाता है, कोल्ड करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। द कोल्ड करंट ऑफ पेरू वॉज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनके द्वारा ही किए गए, इसलिए नाम उसका क्या रख दिया, हम्बोल्ट करंट। मैक्सिको में क्या किया इन्होंने? ही ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन कल्चरल लैंडस्केप। अब देखिए लैंड फॉर्म का कल्चर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आप यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को देखिए, आप अपने आप समझ आ जाएगा ये सारा फ़र्क किसका है, लैंड फॉर्म्स का है, ठीक है। उत्तराखंड हिमाचल के लोगों का जो लेग वाला एरिया है, थाइस है, वो ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, आसानी से, लेकिन यूपी वाले नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। उनका जो ये लोअर पार्ट है, टॉर्स वाला एरिया है, इतना मजबूत नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल, और उत्तराखंड वाले लोग आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये लैंड फॉर्म का और कल्चर का भी, पहनावा अलग है यूपी वालों का और हिमाचल वालों का अलग है, ठीक है, खान पीन पहनावा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा फ़र्क किसका है, लैंड फॉर्म का है। यही ऑब्जर्व किया था मैक्सिको में किसने, हम्बोल्ट ने। द आइडिया ऑफ डिगिंग अ कैनाल अक्रॉस द इस्थमस, जो पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल के बारे में भी सुझाव किसने दिया था, हम्बोल्ट ने ही दिया था। 1806 में ही विजिट टू वेसुवियस वोल्केनो। फिर इन्होंने कहाँ विजिट किया, जो वेसुवियस वोल्केनो है इटली में, वहाँ पर विजिट किया। थ्रू आउट द साइबेरियन एक्सपीडिशन, फिर इस इधर की तरफ से मूव कर गए अपने घोड़े पर, किधर की तरफ, साइबेरिया वाले एरिया में। आ रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को ये मेज़र करते रहे, रिकॉर्ड करते रहे, कौन, हम्बोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीडिशन डेट अ वर्ल्ड मैप शोइंग आइसोथर्म्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार क्या किया, आइसोथर्म को शो किया। कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटलिटी, परमाफ्रोस्ट और क्लाइमेटोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट दिए गए, कॉन्टिनेंटलिटी, परमाफ्रोस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजी। परमाफ्रोस्ट पूछा गया है, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी पूछा गया है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ही ऑल्सो डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन सिकनेस या सोरोसिस। तो इन्होंने माउंटेन सिकनेस का कॉन्सेप्ट दिया, मीन्स एक तरह से प्रैक्टिकल ज्योग्राफर ही हैं, चीज़ों को देख रहे हैं तो और बता रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं एक्टिविटी, जो उससे हो रही है, उनसे हो रही है, वो बता रहे हैं, ठीक है। 1845 में हम्बोल्ट मोन्यूमेंटल वर्क कोसमोस, ठीक है, कोसमोस, ये किससे रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ये इनका मोन्यूमेंटल वर्क है, कोसमोस। ही सो नेचर एज अ होल एंड मैन एज अ पार्ट ऑफ नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नेचर को क्या माना, होल माना, और जो मानव है नेचर का पार्ट है। ही बिलीव डैट द ऑल द रेसेस ऑफ मैन हैड अ कॉमन ओरिजिन एंड डैट नो रेस इज नेसेसरली
इन्फीरियर टू द अदर्स। इन्होंने सभी रेसों को क्या है सेम माना, मीन्स इनका कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, उत्पत्ति एक जैसे हुई है, कोई भी रेस एक दूसरे से इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, लोग मानते हैं, लेकिन वो गलत धारणा है। किसी को रेस, सेक्स या जेंडर किसी बेस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही वॉज बिलीवर ऑफ इंडक्टिव मेथड के, ये क्या है बिलीवर है, और पायनियर फिजिकल ज्योग्राफी के। हमबोल्ट कॉइन्ड द टर्म कोस्मोलॉजी। टर्म दी कोस्मोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने, यूरेनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, हमबोल्ट ने कोस्मोलॉजी टर्म कॉइन्ड की, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक यूरेनोलॉजी और एक ज्योग्राफी। यूरेनोलॉजी का मतलब है डेस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी डील्स विद सेलेस्टियल, जिसमें आप सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करें, या एक तरह या यूं कहें एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करें, ठीक है। और ज्योग्राफी में आप टेरेस्ट्रियल पार्ट मींस फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी करें। ये बात किसने, हमबोल्ट ने बोली। कॉस्मोलॉजी टर्म दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया, यूरेनोलॉजी और ज्योग्राफी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, ध्यान रखना। ही एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुसामैन हैंग का कॉन्सेप्ट दिया। जुसामैन हैंग मीन्स हैंगिंग टुगेदर। ही वॉज द पायनियर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट, ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं आजकल। मैन एवरीवेयर बिकम्स मोस्ट एसेंशियली एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ ली जाएगी। मैन एवरीवेयर बिकम्स मोस्ट एसेंशियली एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल लाइफ, ठीक। ही बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ नेचर, इम्पोर्टेंट है। यूनिटी ऑफ नेचर की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, हमबोल्ट से, यूनिटी ऑफ नेचर। ही इज़ कंसिडर्ड नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी बट ऑल्सो मॉडर्न ज्योग्राफी के इनको फाउंडर बोला जाता है। प्लांट ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी के अलावा इनको मॉडर्न ज्योग्राफी का भी फाउंडर बोला जाता है। किसको, हमबोल्ट को। फिर आते हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर का जन्म 1779 और डेथ 1859 में हुई, ठीक है जी। इनका जन्म भी कब हुआ, जर्मनी में। कंटेम्प्ररी हैं किसके, हमबोल्ट के, ध्यान रखना है। जो रिटर हैं समकालीन हैं, कंटेम्प्ररी हैं हमबोल्ट के, एक ही टाइम पीरियड में रहे हैं दोनों। चाहे इनका देखिए मिला लीजिए, 1779 में इनका जन्म हुआ है और उनका कब हुआ था, 1769 में, ठीक है। हमबोल्ट 10 साल बड़े हैं, ये 10 साल छोटे थे। उनकी डेथ कब हुई, 1859 में, इनकी भी 1859 में। कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस माना जाता है ज्योग्राफी में कि 1859 में हमबोल्ट की डेथ हुई, रिटर की डेथ हुई और डार्विन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था इवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तीन चीज़ हुई थी 1859 को, ध्यान रखना। स्कॉलर ऑफ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, ठीक है, इनका अलग अलग क्षेत्रों में इंटरेस्ट था। हमबोल्ट और रिटर को क्या है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट बोला जाता है। डेडिकेटेड फील्ड वर्कर, ये भी फील्ड वर्कर थे, फील्ड स्टडी में एक तरह से इनका इंटरेस्ट था, एम्पेरिकल रिसर्च में बिलीव करते थे। रिटर टेलियोलॉजिस्ट थे, इम्पोर्टेंट बात है, पूछा जाता है ये। रिटर क्या है, टेलियोलॉजिस्ट, भगवान में उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था। किसका, कार्ल रिटर का। इनके गुरु कौन थे, गुरुओं के नाम यहाँ लिख देते हैं। जी सेल्जमन और गट्समत्स, दो गुरु थे इनके, जी सेल्जमन और गट्समत्स, ठीक है। ये दोनों गुरुओं के नाम याद रखना। 1807 में रिटर हमबोल्ट से पहली बार मिले थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन 1820। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से रिलेटेड थे कौन, कार्ल रिटर। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से रिलेटेड कार्ल रिटर है। क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो बता देना है। ही फाउंडेड द बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने नींव रखी किसकी, बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से रिलेटेड कार्ल रिटर, ध्यान रखना है। इन 1859
ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट सेम ईयर, हम्बोल्ट ऑल्सो डाइड एंड डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश। ये भी हमने अभी ऊपर बताया है। ही एम्फेसाइज्ड दैट ज्योग्राफी डील्स विद मेन नेचर रिलेशनशिप के बारे में कार्ल रिटर ने बताया। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी में पूछा गया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया कार्ल रिटर के द्वारा। और जो हम्बोल्ट थे उन्होंने कौन सा दिया था? यूनिटी ऑफ नेचर। अब ध्यान से सुनना है, यूनिटी ऑफ नेचर ये किसके द्वारा? हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया, हम्बोल्ट। एंड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ नेचर हम्बोल्ट, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कार्ल रिटर। अब कंफ्यूज कभी मत होना इसमें, ठीक है जी। नेचर की बात आए तो हम्बोल्ट और डाइवर्सिटी की बात आए तो रिटर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। रिटर वॉज मेनली कंसर्न्ड विद स्टडीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टडी की। ही बिलीव्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मस्ट ऑलवेज रिमेन इंसेपरेबल है, अलग नहीं कर सकते। हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी अधूरी है, ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री। शुरू में कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? हेरोडोटस ने, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। लैंड अफेक्ट्स द इनहेबिटेंट्स एंड द इनहेबिटेंट्स अफेक्ट द लैंड, ठीक है। जो निवासी हैं, रहने वाले, वो लैंड को प्रभावित करते हैं और लैंड उनको प्रभावित करती है। रिटर डिक्लेयर्ड ज्योग्राफी टू बी आर्डकुंडे और एन अर्थ साइंस। मीनिंग भी पूछ सकते हैं, आर्डकुंडे का मीनिंग क्या है, किसके द्वारा लिखी गई? आर्डकुंडे कार्ल रिटर के द्वारा, और इसका मीनिंग है अर्थ साइंस। ही रोट ऑफ हिज आर्डकुंडे इज टू प्रोसीड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, नॉट फ्रॉम हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशन। तो ये था कार्ल रिटर के बारे में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है जी। ये कार्ल रिटर के बारे में। अब देख लेते हैं, अभी 2-3 पॉइंट और कार्ल रिटर के बारे में। रिटर रिगार्डेड द अर्थ एज अ होल एज एन ऑर्गेनिज्म एंड द कॉन्टिनेंट एज इंडिविजुअल और एन ऑर्गन। मीन्स इन्होंने, कार्ल रिटर ने पूरी पृथ्वी को होल माना, और जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स हैं, उसको क्या माना इन्होंने? एक तरह से ऑर्गन्स माना। मीन्स जैसे कोई बॉडी है, आपकी ही बॉडी है, तो हाथ एक ऑर्गन है, ऐसे इन्होंने महाद्वीप को ऑर्गन माना है। रिटर आर्म चेयर ज्योग्राफर बोले जाते हैं। इन्होंने क्या है, ज़्यादा जो अपनी खोजें हैं एक जगह बैठकर की है। द अर्थ इटसेल्फ मस्ट बी आस्क फॉर हिज लॉज। ये भी पॉइंट किसके द्वारा दिया गया? कार्ल रिटर के द्वारा, कि अर्थ क्या है, पूछती है। द अर्थ इटसेल्फ मस्ट बी आस्क फॉर इट्स लॉज। एज बॉडी इज मेड फॉर सोल, सो इज द फिजिकल ग्लोब मेड फॉर मैनकाइंड। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने, कार्ल रिटर ने स्टेटमेंट दी। फिर आते हैं चार्ल्स डार्विन। पिक्चर है चार्ल्स डार्विन की, ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट या ब्रिटिश फिजिशियन बोल सकते हैं। किसको? चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन, नाम याद रखना। डार्विन क्या थे? नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट। 2 काम किए इम्पोर्टेंट। पहला, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में, एंड डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स 1871 में। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट क्या इनके? वर्क है, ठीक है। किसके? डार्विन के। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हम्बोल्ट एंड चार्ल्स लायल, ठीक है। किन से इन्फ्लुएंस थे? हम्बोल्ट और चार्ल्स लायल से। चार्ल्स लायल वही हैं जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी बुक लिखी। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स लायल के द्वारा। ये इन्फ्लुएंस थे किससे? मालथूस से। मालथूस की थ्योरी कब? 1798 में आई थी। मालथूस ने किससे रिलेटेड दी थी? रिसोर्स और पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है जी। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अकरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी।
डार्विन वर्कड ऑन हिज थ्योरी फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक अपनी थ्योरी पर डार्विन ने काम किया। ठीक है, ही एक्सप्लोर्ड मैनी अदर नेचुरल फिनोमिना इंक्लूडिंग द टैक्सोनॉमी ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, इन्होंने सॉइल फर्टिलिटी, बैरियर रीफ एंड अटॉल्स के फॉर्मेशन, इन पर भी क्या है स्टडी की थी। ठीक है, यहाँ पर आज हमारी क्लास नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत लगी है तो पूछ सकते हैं, बाद में जो देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए हमने बताया हुआ है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसा कि हमने बताया है एक यूनिट का 299, और पूरे अगर ज्योग्राफी के सिलेबस के नोट्स लेने हैं तो 2999 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी शुरू से एंड तक, इनका कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी। जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।